Good morning, children. Today we'll start chapter number 6 of class 8, in which we will tell about Indian textile, decline of Indian textile, cotton mills, iron and steel factories. British colonization forced open the large Indian market to British goods which could be sold in India without any tariff or duties, compared to local Indian producers who were heavily taxed in Britain. ब्रिटिश कॉलोनलाइजेशन के बाद इंडिया में ब्रिटिश गुड्स को ओपनली फोर्स किया गया था, ज़्यादातर लाया जाता था जिस पे कोई ड्यूटी नहीं लगती थी किसी तरह की भी, और इसके कंपैरिजन में इंडियन प्रोड्यूसर्स पे हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी उनके सामान के ऊपर जो ब्रिटेन भेजा जाता था. प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज सच एज बैन हाई टैरिफ वर इम्प्लीमेंटेड टू restrict इंडियन टेक्सटाइल फ्रॉम बीइंग सोल्ड देयर. वहाँ पे बैन लगाए जाते थे, हैवी ड्यूटीज़ लगाई जाती थी ताकि लोग वहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल वहाँ पर बेचे ना जा सकें. However, raw material was imported from India without tariff to Britain factories which manufactured textiles. वो इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था और वहाँ पर उससे मैन्युफैक्चर किया जाता था. British economic policies give them monopoly over large market and raw materials such as cotton. इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज सबसे ज़्यादा मोनोपोली इंडियन मार्केट पे करते थे और रॉ मटेरियल जो भेजा जाता था वो कॉटन था. इंडिया सर्व्ड एज बोथ सिग्निफिकेंट सप्लायर ऑफ रॉ गुड्स to British manufacturers and a large captive market for British manufactured goods. और इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा ब्रिटिश का सामान दिखाई देता था और यहाँ से इंडियन गुड्स तो बिल्कुल अब ख़त्म ही हो चुके थे. इंडियन टेक्सटाइल वर फेमस फॉर फाइन क्वालिटी of its cotton and silk textile. It was the largest producer of cotton textile in the world. इंडिया सबसे ज़्यादा फेमस था फाइन क्वालिटी कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल के लिए, और इस ये इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन और टेक्सटाइल का. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज केम टू इंडिया to buy Indian textile and later sold them in Europe and American market for a huge profit. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आती थी, इंडियन टेक्सटाइल को ख़रीदते थे और वहाँ जाके हाई प्रॉफिट पर बेच देते थे यूरोप और अमेरिका में. दिस ट्रेड वाज क्वाइट प्रॉफिटेबल टू सो मुगल एम्परर्स इनकरेज द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. ये व्यापार बहुत लाभदायक था, लाभकारी था. इससे मुगल एम्परर्स भी बढ़ावा दे रहे थे यूरोपियंस को. द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन of India led to the decline of Indian textile industries. The British were generally wore cloth made up of either wool or leather even in summer. ब्रिटिश जो इससे डिक्लाइन शुरू हुआ इंडियन टेक्सटाइल का, ब्रिटिश लोग जो ज़्यादातर वूल के कपड़े पहनते थे या लेदर के, गर्मी में भी. When Indian cotton were introduced to them, they found these to be comfortable to wear in summer. जब इंडियन कॉटन उनको वहाँ पर मिला तो वो उन्हें बहुत इजी लगा, तो वो समर में पहनना पसंद करते थे. It gained popularity among common people. Demand for the Indian fabric increased and this posed a threat
to the traditional woolen industries. और इस तरह इंडियन फैब्रिक की डिमांड वहाँ बढ़ना शुरू हो गई, जिससे वूलन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को कुछ खतरा महसूस हुआ. ड्यू टू दिस एन एक्ट वॉज पास्ड इन 1700 अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ एनी सच फैब्रिक फ्रॉम इंडिया. इसी की वजह से एक एक्ट पास किया गया 1700 में कि कोई भी फैब्रिक इंडिया से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, पर्शिया और चाइना से. आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, cheap machine-made cloth flooded India. People were attacked towards cheap clothes and they stopped buying Indian clothes. This destroyed Indian industries, Indian textile industries. एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ब्रिटेन में, जिसमें ज़्यादातर कपड़े जो चीप थे वो ब्रिटिश के बने हुए थे, वो इंडिया में बिकने लगे. लोग उसकी तरफ बहुत आकर्षित हुए, उन्होंने इंडियन कपड़े खरीदना छोड़ दिए. इससे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक तरह से ख़त्म सी हो गई. Cotton mills' rise to global importance came about as a result of the cultural transformation of Europe and Britain trading empire. कॉटन को अब वर्ल्ड में इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुई. इससे एक तरह से कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यूरोप में और ब्रिटेन में. कैलिको और चिन्स में टाइप ऑफ कॉटन फैब्रिक बिकम पॉपुलर इन यूरोप बाय 1664. द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इंपोर्टिंग ए क्वार्टर ऑफ द मिलियन पीसेस टू ब्रिटेन. ईस्ट इंडिया कंपनी मिलियंस पीसेस लेती थी वहाँ. बाय 18th century the middle class has become more concerned with cleanliness and fashion. 18th century तक मिडिल क्लास के लोग अब कंसर्न करने लगे थे क्लीनलीनेस और फैशन की तरफ. एंड देयर वाज ए डिमांड फॉर इजीली वॉशेबल एंड कलरफुल फैब्रिक. अब वहाँ पर डिमांड शुरू हुई थी जो कपड़ा इजीली वॉशेबल भी हो और कलरफुल हो. वूल कंटिन्यूड to dominate the Europe market, but cotton prints were introduced to Britain by the East India Company in 1690s. यूरोपियन मार्केट में वूलन तो डोमिनेट करता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉटन प्रिंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था 1690s में. The cotton industries grows under the British commercial empire. ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई ब्रिटिश एम्पायर में. ब्रिटिश कॉटन प्रोडक्ट्स वर सक्सेसफुल इन यूरोप मार्केट, constituting 40.5% of export in 1784 to 86. ब्रिटिश कॉटन प्रोडक्ट्स जो यूरोप में भेजे जाते थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुए, जिससे 40.5% एक्सपोर्ट हो जाता था इन 1784 to 86. Britain's success was also due to the trade with own colonies, whose settlers mentioned British identities and thus fashions. ब्रिटिश ये ट्रेड बढ़ना क्यों शुरू हुई? उनकी अपनी कॉलोनीज थी, उनके सेटलर्स मेंटेन करते थे ब्रिटिश आइडेंटिटीज़, और इसके साथ कॉटन इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर को नए सोर्स मिलना शुरू हुए of raw cotton and its cultivation was expanded to West India, और धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन वेस्ट इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू हो गया. हाई टैरिफ अगेंस्ट इंडियन टेक्सटाइल वर्कशॉप. ब्रिटिश पावर इन इंडिया.
थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर इंडिया की तरफ बढ़ाना शुरू कर दी विद द हेल्प ऑफ ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल्स। द ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन cotton import transformed India from the source of textile to a source of raw cotton. फर्स्टली इंडिया से टेक्सटाइल जाता था, फिर धीरे धीरे वहाँ रॉ कॉटन जाना शुरू हो गया। कल्टिवेशन वाज ऑल्सो अटेम्प्टेड इनटू अ कैरेबियन एंड वेस्ट अफ्रीका। कल्टिवेशन जो शुरू हुआ था वो कैरेबियन और वेस्ट अफ्रीका में शुरू हुआ। बट दीज अटेम्प्ट्स फेल्ड ड्यू टू बैड वेदर एंड पुअर सॉइल। वहाँ पर भी कॉटन बोया जाता था, लेकिन वहाँ पर बैड वेदर और पुअर सॉइल की वजह से वहाँ पर ये अटेम्प्ट फेल हो गया। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हु लुक टू बी पॉसिबल सोर्स ऑफ रॉ कॉटन। इंडिया एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट था जहाँ पर आसानी से रॉ कॉटन मिल सकता था। बट इंट्रा एम्पीरियल कॉन्फ्लिक्ट एंड इकोनॉमिक राइवलरीज प्रिवेंटेड द एरिया फॉर प्रोड्यूसिंग नेसेसरी सप्लाई। लेकिन आपस में जो इकोनॉमिक राइवलरीज चल रही थी उसकी वजह से यहाँ पर आसानी से सप्लाई नहीं हो पाती थी। द मॉडर्न इंडियन mechanized textile industries were born in 1854 when a steam powered mill was opened in Bombay by Covas Jean Dover। सब पहली जो मॉडर्न मशीन द्वारा बनाई गई इंडस्ट्रीज थी वो सबसे पहले बॉम्बे में हुई थी स्टार्ट बाय कोवेस जी एंड डेवर। मोर फॉलोड देम, फिर आगे बढ़ा। देयर वर 10 बाय 1865 एंड 47 बाय 1875। और धीरे धीरे बढ़ती रही इंडस्ट्रीज। 10 हुई थी 1865 में, 47 हो गई थी 1875 में। बाय 1880 there were 58 mills in India employing 40,000 workers, with over 80% of them in the cities of Bombay and Ahmedabad। और 1880 तक 58 मिल्स इस्टेब्लिश हो चुकी थी जिसमें 40,000 वर्कर्स वर्क करते थे। 80% ज़्यादा जो थी वो सिटीज़ ऑफ बॉम्बे या अहमदाबाद में थी। From the 1870s, India's own market for finished yarn and cloth ceased to be dominated by import। ज़्यादातर जो इंडिया का मार्केट था वो अपना yarn और क्लोथ सीज कर रखे थे क्योंकि डोमिनेशन जो था इंपोर्ट का था फ्रॉम लैंचायर। एंड ड्यूरिंग 1870s and 80s as Bombay cotton industries began to replace export of yarn from Britain to China। बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज ने अब रिप्लेस कर दिया था एक्सपोर्ट अपना yarn जो ब्रिटेन से चाइना को जाता था। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। British were aware of the historical role metalworking had played in supporting indigenous power through the production of arms and ammunitions। ब्रिटिश जानते थे कि हिस्टोरिकल रोल जो मेटल वर्किंग ने प्ले किया था उसके उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया आर्म्स का और एमिनेशंस का। दिस रिजल्टेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ देन Arm Act of 1878 restricted access to firearms। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक आर्म एक्ट इंट्रोड्यूस किया था 1878 में जिसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी
ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था फायर आर्म्स मीन्स पटाखे वगैरह का। They also sought to limit India's ability to mine and work metal for use in future war. और इंडिया की एबिलिटी को वो जानते थे, इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि ज़्यादा मेटल का यूज़ नहीं किया जाएगा आगे लड़ाइयों में। एंड रिबेलियन इन एरिया लाइक मेटल रिच राजस्थान, और यहाँ जितने रिबेलियंस हैं जो एरिया मेटल रिच कहलाता है राजस्थान है वो। इंडियाज स्किल इन कास्टिंग ब्रास कैनॉन हैज मेड इंडियन आर्टिलरी formidable advisory for the reign of Akbar to the Marathas and Sikhs were 300 years later. राजस्थान में स्किल कास्टिंग की जाती थी ब्रोंज और कैनन की आर्टिलरी की, लेकिन ये की जाती थी राज अकबर के पीरियड में मराठा सिक्स। इसमें 300 ईयर्स तक लड़ाइयों में इस्तेमाल किया गया। बाय द अर्ली 19th century most of the mines in Rajasthan were abandoned and the mining caste extinct. इसमें 19th century में माइंस ऑफ राजस्थान वर अबंडेंट, अभी वो खाली हो गई थी और माइनिंग अब खत्म हो चुकी थी। ड्यूरिंग द कंपनी पीरियड मिलिट्री अपोनेंट्स वर इलिटिमेटेड एंड प्रिंसली स्टेट सब्जेक्टेड। इसमें कंपनी पीरियड मिलिट्री का अपोनेंट्स जो थे वो एलिमिनेट हो चुके थे और प्रिंसली स्टेट अब आगे बढ़ रहा था। एंड द कैपेसिटी टू माइन एंड वर्क मेटल डिक्लाइन, इसी के कारण मिलिट्री मेटल वर्क डिक्लाइन हो चुका था। लार्जली ड्यू टू द ब्रिटिश टैरिफ, और इसमें ब्रिटिश ने टैक्स भी ज़्यादा लगा दिया था। एंड लेट एज द रिबेलियन ऑफ 1857 बिकॉज ऑफ माइनिंग ऑफ लेड फॉर एमिनेशन ऑफ अजमेर was perceived as a threat. The British closed the mines. उन्हें खतरा था कि यहाँ से और ज़्यादा हथियार बनाए जाएंगे, इसलिए उन्होंने इसको बंद कर दिया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी was founded by जमशेदजी टाटा and established by दारोजी टाटा on 26 August 1907. आयरन स्टील इंडस्ट्री जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट की थी और इस्टेब्लिश की गई थी, दारोजी टाटा ने की थी। एंड बिगैन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912 एज ए ब्रांच ऑफ जमशेदजी टाटा ग्रुप। जमशेदजी टाटा के ग्रुप के नाम से स्टार्ट हुई थी 1912 में। बाय 1939 इट ऑपरेट्स द लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन ब्रिटिश एम्पायर। 1939 तक वो अब पूरी तरह से बहुत बड़े प्लांट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। The company launched a major modernization and expansion program in 1951. कंपनी ने अब एक मेजर बड़ा आधुनिकीकरण करना शुरू किया था और उसको आगे बढ़ाया था 1951 में। Later 1958 the program was upgraded to 2 million metric tons per annum. अब काफ़ी लार्ज स्केल पर बढ़ चुका था, जहां वो 2 मेट्रिक टन्स पर ईयर काम करता था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ए बिलीवर इन Harold Lasky Fabian socialism, decided that the technology revolution in India needed maximization of steel production.
पंडित जवाहरलाल नेहरू जो एक बिलीवर माने जाते थे, उन्होंने एक टेक्निकल रेजोल्यूशन इन इंडिया की ज़रूरत महसूस की, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन की ज़रूरत थी। ही देयरफॉर फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। उन्होंने एक गवर्नमेंट की कंपनी स्थापित की जिसका नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड रखा गया, जिसका शॉर्ट फॉर्म HSL है, एंड सेट अप 3 स्टील प्लांट्स इन 1950s। और उन्होंने 3 स्टील प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया था 1950s तक। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was the British Empire authority delegated in Bengal from 17th century until disclosed in 1857। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अथॉरिटी जो डेलीगेट की गई थी बंगाल में 17th सेंचुरी में, वो डिसॉल्व हो गई थी 1857 में। डच एंड द फ्रेंच वर द फर्स्ट जूट ट्रेडर। डच और फ्रेंच जो थे पहले जूट के व्यापारी थे। द कंपनी बिगन एक्सपोर्टिंग गनी सेक इन साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द 17th and 18th सेंचुरी। कंपनी ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था गनी सेक्स का साउथ ईस्ट एशिया से 17 और 18th सेंचुरी में। इन द 1830s थॉमस नी इंपोर्टेड जूट टू डोंडी एंड एक्सपेरिमेंटेड यूजिंग फ्लैक्स स्पिनिंग मशीन टू मेक क्लोथ्स। 1830 में थॉमस नी ने इंपोर्ट किया था जूट डोंडी को और उसमें एक्सपेरिमेंट किया था मशीन से के द्वारा क्लोथ बनाने का। दिस वॉज नॉट इनिशियली सक्सेसफुल। शुरू में तो ये सही नहीं रहा, बट यूज एज ए स्मॉल मिक्सचर ऑफ फ्लैक्स। दे डिस्कवर्ड दैट द whale oil made it soft enough to spin। फिर उन्होंने थोड़ा सा फ्लैक्स का मिक्स करना शुरू किया जिससे उन्हें लगा कि उसके ऑयल से इससे इजीली कपड़ा बुना जा सकता था। डिमांड फॉर जूट स्काई रॉकेटेड एज इट रेट इन सेक रोप्स एंड क्लॉथ डिस्प्लेड फ्लैक्स। फिर उसकी डिमांड आसमान छूने लग गई जैसे जैसे उसके सेक्स रोप्स और क्लॉथ्स फ्लैक्स की जगह पर यूज होने लगे। बिटवीन 1833 to 55 बंगाल सो अ बूम इन ग्रोइंग जूट। अब लोगों को बहुत फायदा दिखाई दिया जूट को बोने में, बट अ डिक्लाइन इन इट्स कॉटेज हैंड स्पिनिंग। लेकिन उनको नुकसान हुआ हैंड स्पिनिंग में। हैंड स्पिनिंग जो हाथ से चरखा चला के वो कपड़ा बनाते थे। इन 1855 जॉर्ज ऑकलैंड was financed by Bandsder Sen to import Dundee fabric spinning machine and whale oil to start the first factory in India at Serampore। उन्होंने ये इन 1855 जॉर्ज ऑकलैंड ने फाइनेंस किया था। उन्होंने भेजी थी स्पिनिंग मशीन और व्हेल ऑयल जिसके द्वारा फर्स्ट फैक्ट्री स्टार्ट की गई थी इंडिया में सेरमपुर में। ऑल्दो ए फेलियर ही इंस्पायर्ड द बोर्नियो कंपनीज टू स्टार्ट स्टीम पावर वीविंग एंड स्पिनिंग मिल्स। उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की कि अब स्टीम पावर वीविंग करनी चाहिए और स्पिनिंग मिल्स बनानी चाहिए।
whereupon a dozen company began producing for domesticated Indian use and export to the east, जिससे बहुत सा डजन 12 कंपनियों ने स्टार्ट कर दिया था अपना डोमेस्टिक इंडियंस एंड और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था ईस्ट की तरफ. बाय 1908 Calcutta was the largest jute producer, having surpassed Dundee. और 1908 में कैलकाटा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया था जूट का, जिसने डूंडी को पीछे छोड़ दिया था. From the 1980s, the Marwadis had entered the market as brokers. Like the Birla Group has become the dominant owner of industries employing 3 lakhs workers. मारवाड़ीज अब मार्केट में सबसे आगे दलालों की तरह काम कर रहे थे और वो डोमिनेंट ओनर बन गए थे इंडस्ट्रीज के, जिसमें 3 लाख वर्कर्स काम करते थे. इन द रीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया known as Bengal, Bihar, Odisha, many Indian pioneers Indian involvement in coal mining from 1894. इस रीजन में ब्रिटिश इंडियन को बंगाल उड़ीसा में मैनी इंडियंस को इन्वॉल्व कर लिया गया था कोल माइनिंग में 1894 में. They broke the previous monopolies held by British and Europeans. उन्होंने मोनोपोलीज को तोड़ दिया था जो ब्रिटिश और यूरोपियंस बनाना चाहते थे. Establishing many colonies at locations such as खास, झारिया, जामाडोबा, बालीहारी, तिसरा, कोसरागढ़, कालूदी, कुसंदा, गोविंदपुर, सिजुआ, लोयाबाद, धनसार, भूली, बिमरो, मुगमा, चासनाला, बुकारो, बुगादित, पुटकी, चिरकुंडा, भौरा, सिनिधि, कंदवद एंड दुमका. Progress in industries. In 17th century, India was relatively unurbanized and commercialized nation with a buy and export trade. 17th century में इंडिया अर्बनाइज और कमर्शियल नेशन बन चुका था with एक्सपोर्ट ट्रेड डिवोटेड लार्जली टू कॉटन टेक्सटाइल, जो ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल पे निर्भर था, बट ऑल्सो इंक्लूडिंग सिल्क, जिसमें सिल्क, स्पाइसेस, राइस भी था. इंडिया वॉज द वर्ल्ड मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड हैड अ substantial trade to Britain as well as many other European countries via the East India Company. वो सब्सटेंशियल ट्रेड जो इंडियन कॉटन का किया जाता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को करते थे और यूरोपियन कंट्रीज में जाता था. इंडियन टेक्सटाइल वाज बैन फ्रॉम इंपोर्ट इन द कालिको एक्ट ऑफ 1720, लेकिन इंडियन टेक्सटाइल को बैन कर दिया गया था इंपोर्ट के लिए कैलिको एक्ट ऑफ 1720 में. आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री ओवर द मुगल एम्पायर, बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब
बैंड जब वो जीत गए थे ब्रिटिशर्स मुगल एम्पायर से बैटल ऑफ बक्सर में, de-industrialized by successive East India Company, British and colonial policies. Yet the British cotton industries underwent a technological revolution during the late 18th to early 19th century. इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था वो 18 सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी तक स्टार्ट हुआ. द इंडियन इंडस्ट्री स्टैग्नेटेड एंड द कंट्री वाज डी इंडस्ट्रियलाइज्ड. इस टाइम में इंडिया में स्टैग्नेशन शुरू हो गया था और यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी. Even as late in 1772, Henry Patulu, in the course of his comment on the economic resource of Bengal, इन्होंने कमेंट किया है economic resource of Bengal पर, could claim confidently that the demand for Indian textile would never reduce. कभी इसकी डिमांड कम हो नहीं सकती. Since no other nation could equal or rival, और कोई इसके बराबर आ नहीं सकता. In its quality, however, by the early 19th century, the beginning of long history of decline of textile export is observed. लेकिन लास्ट में अर्ली 19th सेंचुरी में जो लॉन्ग हिस्ट्री थी वो अब अपने एंड पर आ चुकी थी. दिस चैप्टर इज ओवर. नाउ